देश में 70 लाख ऐसे कर्मचारी और कामगार है कि जो सेवानिवृत्त हुए, उनको बहुत कम 1500, 1800, 1700, 1200, 700, 800 ऐसी पेंशन मिलती है। इन कर्मचारी लोगों ने कौन सा पाप किया कि देश के सरकार में कोई मंत्री जंत्री किसी का ख्याल नहीं है। आमदार खासदारों को 80,000 पेंशन मिलती है, 50,000 पेंशन मिलती है, जो 5 साल संविधान में अपनी आमदारकी और खासदारकी करते हैं। और ये कर्मचारी वर्ग ने 30 साल नौकरी किया, उनको 700, 800, 1500, 1800 ऐसी पेंशन मिलती है। ये हमारी मांग है कि ईपीएस की पेंशन सभी लोगों को 7,000 मिलना चाहिए। कम से कम हम ज़्यादा नहीं मांगते हैं, हमारा सिर्फ 2 टाइम खाना खाने के अपने हमको पेंशन होना। सरकार ने क्या आश्वासन दिया है इसके बारे में? नहीं, देखो इस 10 साल में बहुत से लोगों ने मोर्चे निकाले, बहुत से संगठनों ने हमने मोर्चे निकाले, दिल्ली निकाले, लेकिन इस सरकार ने 10 साल में 1 रुपया भी पेंशन बढ़ी नहीं। जिसका उस टाइम 65 साल का एज था, जिसका 60 साल का एज था, वो आज 75 साल के 80 साल के हो गए। ये एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम की जो पेंशन ले रही है वो गलत है। मैं तुमको आंकड़ेवारी बताता हूँ। इस पेंशन की भैया, इस पेंशन के देश में 70 लाख लोग हैं, उसमें से 9 लाख लोगों को, 9 से 10 लाख लोगों को 1,000 के नीचे पेंशन मिलती है। महाराष्ट्र में 4.5 लाख लोग ऐसे हैं तो जिनको 1,000 के नीचे पेंशन मिलती है। मैं मुकुंद मुड़े, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक का सचिव और राष्ट्रीय पेंशनर वेलफेयर समिति का अध्यक्ष हूँ। इस देश में आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि थी। इस निमित्त राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक ने यहाँ एक भव्य सभा का आयोजन किया था। इस सभा में ईपीएस जो 95 की, जिसको कर्मचारी को औद्योगिक क्षेत्र वाले को जो पेंशन स्कीम योजना है, इसके ऊपर चर्चा हुई। उसके बाद में जो ज्येष्ठ नागरिक है, वो ज्येष्ठ नागरिक का जो महत्व का प्रश्न है कि उनको जो रेलवेशन का कंसेशन कम कर दिया, उसके ऊपर भी चर्चा हुई। तीसरी बात, जो असंगठित कामगार है, ये असंगठित कामगारों को सरकार ने सभी फायदे देना चाहिए। उनको जो ठेकेदारी पर जो पद्धत चालू है, तो ये ठेकेदारी पद्धत बंद होना चाहिए। और आमदार खासदारों को 80,000 पेंशन मिलती है, 50,000 पेंशन मिलती है, और ये कर्मचारी वर्ग ने 30 साल नौकरी किया, उनको 700, 800, 1500, 1800 ऐसी पेंशन मिलती है। सरकार का, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का कोई ध्यान नहीं है। हमारी मांग है कि सरकार ने जो पेंशनर लोग हैं, ईपीएस पेंशनर, इनको 50% इलेक्ट्रिक का बिल माफ़ करना चाहिए, इनको रेलवे का कंसेशन देना चाहिए। अरे देश देखना है तो वो रेलवे के कंसेशन में तो पूरा देश देखेंगे। मंत्री लोग विमान से उड़ते हैं, सभी लोग विदेश जाते हैं, लेकिन विदेश में बहुत तारीफ होती बोलते भारत की, लेकिन भारत का कामगार आज मर रहा है, किसी का ख्याल नहीं है। ईपीएस की पेंशन सभी लोगों को 7,000 मिलना चाहिए। कम से कम हम ज़्यादा नहीं मांगते हैं, हमारा सिर्फ 2 टाइम खाना खाने के अपने हमको पेंशन होना। लेकिन अभी पोजीशन खराब आई है। आज जिधर उधर ठेकेदारी की पद्धत लगा दी, वो ठेकेदारी के कर्मचारी को परमानेंट नहीं बना रहे। जो ठेकेदारी कर्मचारी को स्थायी नहीं बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं, उस पर कमीशन का धंधा चलता है। ये पद्धत नहीं बराबर। कोई भी हमने 40 साल इस देश पे कामगार संगठन में काम करते हैं, ये देखा है कि ठेकेदारी कर्मचारी को मास्टर पे जो सही करता है उसको स्थायी किया जाए, नहीं करते परमानेंट, तो बस स्थायी की जाए, उसकी नौकरी स्थायी होना, तभी इस देश की प्रगति होंगी ना। जो आज जो मुद्दा लिया हमने, तो ये एक मुद्दा ऐसा लिया कि हेलमेट ख़त्म करो ज्येष्ठ नागरिक के लिए। हेलमेट नहीं होना, पेंशन मिलती है 700, दंड मिलते हैं 1,000 रुपये। ये पद्धत गलत है। मुझे बुलाओ, मैं चाहता हूँ कि हर मंत्रालय में, हर इसमें मुझे बुलाओ। हमारा सहकार्य है सरकार को, हमारा सरकार को है, हम सरकारी अधिकारी को ये बात समझा देती है। कोई भी सरकारी अधिकारी, लेकिन कोई मंत्री ने अपना निर्णय नहीं लेना चाहिए। सरकार को जैसा इलेक्शन के टाइम प्राइवेट कंपनी से प्राइवेट लोग फंड देते हैं, करोड़ों रुपये देते हैं, तब ये अपने पक्ष चलाते हैं। वैसी ज बात आज जो हेलमेट के कारखाने हैं, उनको बोल दिया सरकार ने तुम हेलमेट बनाओ, हमारी जनता हेलमेट बिकत लेंगी, उसको दंड करना। अरे उसको खाने की सोच नहीं ना, उसको दंड कैसा करते? आज गाड़ी की, 2 व्हीलर की सबको आवश्यकता है शहर में फिरने को, और सरकार को इन लोगों को जिंदा रखना है क्या नहीं?
बहुत से जो कामगार वर्ग है वो मर गए ना। भाऊ पेंशन कब बढ़ेगी, पेंशन कब बढ़ेगी, महिलाएं मर गई ना। उसके ऊपर कोई गया उसके घर में मंत्री पूछने को? कोई नहीं गया उसके घर को पूछने को। तो ये हेलमेट का, 2 हेलमेट का मुद्दा पूरा बंद होना चाहिए। नागपुर में विमा दवाखाना है और उसकी इमारत बहुत ही कमज़ोर हो चुकी है। वहाँ पर नोटिस भी लगा जा चुका है कि वो काम करने योग्य नहीं है। और उसके बाद में उसके जगह बाजू में 16,000 चौरस फुट जगह भी है। आपकी मांग थी कि वो उसको मिलनी चाहिए, क्या बताएंगे आप इसके बारे में? देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने 1.7 एकड़ जगह दक्षिण नागपुर में सोमवारी पेठ में कामगार राज्य बीमा योजना के दवाखाने बनाने के लिए रखी थी। एनआईटी ने वो जगह एक मंगल कार्यालय को दे दी। मंगल कार्यालय का नियम ऐसा है, जहाँ हॉस्पिटल है वहाँ मंगल कार्यालय नहीं बना सकते। ये प्रदूषण का नियम है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का नियम है। लेकिन नागपुर सुधार प्रन्यास, क्योंकि वहाँ लाउड स्पीकर बसता है, ये बसता है, वहाँ डिलीवरी होती है दवाखाने में ऑपरेशन होता है, डॉक्टर का चक्कू इधर उधर चला जाएगा। इसलिए वो मंगल कार्यालय बनाए के नागपुर सुधार प्रन्यास ने बहुत गलत काम किया है। इनके ऊपर सरकार ने एक्शन करना चाहिए। दूसरी बात ऐसी कि जो 16,000 चौरस फुट जगह जो बची है दक्षिण नागपुर में सोमवारी पेठ पे, वो बीमा रुग्णालय को लक्ष्य है और वहाँ कामगारों के दवाखाने बांधने की ये है। वहाँ के कामगार राज्य बीमा योजना के जो आयुक्त है उन्होंने नागपुर सुधार प्रन्यास को लेटर दिया है, 10 लेटर दिया है कि भैया हमारे पास जगह उपलब्ध नहीं है, हमारी इमारती जो कार्यालय है यहाँ ठीक है, नागपुर में जो घाट रोड में जो कार्यालय है आइसोलेशन ऑफिस के सामने, उसको गवर्नमेंट ने पीडब्ल्यूडी विभाग ने संशोधन करके इस जगह को 50-55 साल हुए, ये गिरने वाली ऐसी में हालत है कि उसकी दीवारें पूरे कमज़ोर हो गई है, गिरती तो आदमी दबते हैं। दूसरी बात वो भी गिरने वाला है। दूसरी बात ऐसी कि जो हॉस्पिटल है बीमा योजना का सोमवारी पेठ का, उसको महाराष्ट्र शासन ने नोटिस लगाया है। कोई ऐसा कंपनी ने, प्राइवेट वाले ने नोटिस नहीं लगाया है। देश में पीडब्ल्यूडी विभाग जो है गवर्नमेंट का, वो संशोधन करती है बिल्डिंग का और उसकी लिमिट ख़त्म हो गई। उन्होंने नोटिस लगाया है कि ये ओपीडी का 3-3, 4-4 नोटिस लगाए हैं। ओपीडी जहाँ है कामगारों की, जहाँ ट्रीटमेंट होती है वो, और बीमा हॉस्पिटल गिरने वाला है। ये जल्दी गिरेगा तो कामगार मर जाएंगे, डॉक्टर मर जाएंगे, बाकी लोग कर्मचारी मर जाएंगे। तो भी वो 16,000 चौरस फुट को माननीय हमारे भारत देश के पंतप्रधान जी इन्होंने लेटर दिया है, उनके कार्यालय ने लेटर दिया है। आरोग्य विभाग जो है गवर्नमेंट का, महाराष्ट्र शासन का, मुंबई का, उन्होंने भी नोटिस दिया है उनको कि हमारे कामगारों की जगह दवाखाने की दो, तो भी सुन नहीं रहे। कामगार मंत्री ने पत्र दिया है, डिविजनल कमिश्नर ने लेटर दिया है कि इनको सुनो, तो भी नागपुर सुधार प्रन्यास के अधिकारी सुनते नहीं है। और नागपुर के मंत्री लोगों ने वहाँ भूमि पूजन किया, करोड़ों रुपए मंजूर किए। मंत्री लोग हैं, बड़े मंत्री को कोई प्रशासन नहीं समझता। अरे हमारे जैसा मंत्री ना अंदर रहता था, एनआईटी के अधिकारी को सस्पेंड करता था। मेरी जो मीटिंग बुलाई थी देवगिरी बंगले पे, उप मुख्यमंत्री फडणवीस साहब के बंगले पे, मैंने बोला तुम सेंट्रल गवर्नमेंट एनआईटी के अधिकारी रहते थे तो तुम घर को जाते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसा नियम नहीं चलता। लेकिन मंत्री जंत्री अंदर उनके तरफ हो गए। ये जो गलत है, हमारे कामगार भरेंगे तो हम मंत्री के ऊपर, आमदारों के ऊपर, बाकी एनआईटी के अधिकारी का आज सम्मेलन ने ठहराव लिया कि कामगारों के तरफ से कोई रहा नहीं इस देश पे। आपने कहा कि असंगठित कामगार उनको सहूलियत मिलना चाहिए, तो कौन सी सहूलियत है जो उनको मिलना चाहिए? हाँ, आज देश में नागपुर में बहुत से कर्मचारी जैसे असंगठित है, कपड़ा दुकान में काम करते हैं, किराना दुकान में काम करते हैं, ऐसे बहुत से छोटे मोटे उद्योगों में काम करते हैं। उन लोगों को आज आओ भैया कल जाओ, पेट्रोल पंप पे काम करते हैं। हमने पेट्रोल पंप वाले कंपनी को भी बीमा योजना लागू की, जय नागपुर महानगर पालिका के कर्मचारी को पीएफ लागू किया। ये ऐसे जो असंगठित लोग हैं बड़े, जिनको परमानेंट नहीं है, कभी भी निकाल सकते हैं। कभी ये देश में एक पॉलिसी ठहरना है, ठीक है 2 पैसा उनको पेमेंट कम देते हैं आज, हमको मान्य है, लेकिन उनको स्थायी करो, 5 साल के बाद उनका पगार बढ़ाओ। ये कामगार ट्रेड यूनियन की बात है, ये तो सुनना चाहिए कि उसका भी प्रपंच चलना चाहिए। जैसा खासदार आमदारों को पेंशन देकर 70-70 हज़ार 1-1 लाख रुपए, तो उनका प्रपंच वो चलाते हैं, ऐसा ये असंगठित लोगों ने भी अपना अच्छा प्रपंच चल रहे। वो आदमी है, आदमी के देश पे कदर होना चाहिए, क्योंकि वो भी मतदान करता है कामगार।
कामगार मतदान करता है, कामगाराच्या भरसे पे तुम चुन के आते हैं। आंगनवाड़ी महिलाओं को सरकारी पेंशन मिलनी चाहिए, इसके बारे में क्या बताएंगे आप? देखिए, ये आंगनवाड़ी कर्मचारी जो महिला वर्ग है, इसके हम जो संगठन पुणे में हमारी स्थापना हुई थी, बाला राजहंस अध्यक्ष थे, पुराने सामाजिक नेता, तो वो संगठन हमने शुरू से चलाई है। आज उनको पेंशन नहीं मिलती है, गवर्नमेंट का काम करते ना, जो जो लोग गवर्नमेंट का काम करते वहाँ पेंशन होना चाहिए। सरकारी कर्मचारी को एक नियम, दूसरे को एक नियम, ये हमारे वन फॉरेस्ट वाले हैं उनको एक नियम, और एक ऐसा नियम चल रहा है उनको पेंशन उनके बाल बच्चे पढ़ाने के लिए, उनके बाल बच्चे का भवितव्य आगे बढ़ाने के लिए। अब मैं यहाँ बताता हूँ कि देश के सभी आंगनवाड़ी महिलाओं को पेंशन मिलना चाहिए, तो भाई वो अपना घर द्वार चला सकेंगी। बच्चों को आज इंजीनियर करना मुश्किल है, इंजीनियर करना, डॉक्टर करना मुश्किल है। कोई राजनीतिक आदमी का लड़का कोई पुलिस नहीं बनता, राजनीतिक लोगों का बच्चा कोई मिलिट्री में नहीं जाता है। ये कैसी बात है इस देश में? तो आंगनवाड़ी कर्मचारी ने कौन सा गुनाह किया? उनको सरकारी पेंशन मिलना चाहिए। बहुत कम पगार मिलते हैं, ये कम पगार पे घर नहीं चलता। भविष्य आपने कहा है कि ठेकेदारी पद्धति यानी ठेकेदारी प्रथा जो आज सरेआम देश में चल रही है, उसके बारे में क्या बताएंगे? देखिए, ठेकेदारी पद्धति ये आज देश में जो चालू किया है, ठेकेदारी का कौन रहता है? कॉन्ट्रैक्टर रहता है एक, उसको गवर्नमेंट ऑफिस में बुलाए जाते हैं, ठेका देते हैं उसको। वो ठेकेदार आज ये कर्मचारी रखता है, कल निकाल डालता है। उसका भवितव्य क्या है? वो कामगारों को, ठेकेदारी वाले कर्मचारी को मुझे पूछती है, मैं दुनिया में घूमता हूँ, मैं नागपुर में सभी ऑफिस घूमता हूँ, उनको बेचारे को स्थायी करो ठेकेदारी को, माने उसके ऊपर कोई जवाबदारी रहेंगी? उसके ऊपर ठेकेदारी में कॉन्ट्रैक्ट वाले के ऊपर कोई शासन की जवाबदारी नहीं रहती। ठेकेदार लोग कहीं से भी पकड़ के आते लाते, उनको काम भी नहीं जमता। उसको ट्रेन बनाओ, उसको शिक्षण दो सरकार ने, और उसको हर डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट के हो क्या प्राइवेट हो, उनको स्थायी करना चाहिए, उसको सभी फायदे देना चाहिए। तब उसको ये देश का स्वाभिमान करना लगेगा कि मैं इस डिपार्टमेंट का कर्मचारी हूँ। कम पैसा मिला थोड़ा तो चलता है, लेकिन हर ठेकेदारी कर्मचारी को रेगुलर करो। देश में वरिष्ठ नागरिकों की हालत अभी गंभीर है और आपने ये मुद्दा उठाया है, तो आप क्या चाहते हैं, किस तरह की उनको सहूलियत मिलना चाहिए? देखिए, आज केंद्र सरकार में, स्टेट गवर्नमेंट में लोग नौकरी कर रहे हैं, लेकिन जो औद्योगिक क्षेत्र के हैं, महामंडल के क्षेत्र के लोग हैं, सेवानिवृत्त आज 15 साल से, उनको ज्येष्ठ बन गए, वो कई लोग मरे, अभी ये भी 2-4 साल में सब खत्म होते हैं, मर जाते हैं भाई लोग। और ये लोग भाई लोग भी महिला कर्मचारी है ना इंडस्ट्रीज में, तो उनका पेंशन जो बढ़ाएंगे तुम, उनको सहानुभूति लगेंगी, सरकार ने मरते समय हमको 2 पैसा दिया है करके। तो ये जो ज्येष्ठ नागरिक है, इनको ये क्या बोलते हैं, रेलवे का जो कंसेशन बंद किया, हमारी मांग है सरकार को, जो कभी ऐसा होता नहीं है, जो मांग किया तुमको दिया, वो मांग वापस नहीं लेते हैं सरकार में। जैसा अभी हमारे भाई बहनों को जो 1500 दिया, अभी सरकार बोलते हैं 2100 देंगे, अच्छी बात है 2100 देंगे। तो ऐसा हमारा जो रेलवे का रिजर्वेशन वापस लिया, वो वापस फिर से पूर्ववत ये करो, कंसेशन 40% इसको मिलता, तब हमारे आदमी राम मंदिर के दर्शन में जाएंगे, हमारे आदमी हरिद्वार जाएंगे, हमारे आदमी काशी जाएंगे, सब रेलवे का कंसेशन मिलेगा। नहीं तो हिंदुस्तान में ये ज्येष्ठ नागरिकों को अभी देव दर्शन होता नहीं है, शक्ति नहीं है, उनकी उतनी ताकत नहीं है, वो कैसे भी ज्येष्ठ भूखे पैसे लंगड़े लूले हो गए। ये देश के नागरिकों का हमारी विनंती है मोदी साहब को, केंद्र सरकार को, इस देश के नागरिकों को रिटायर होने वाले फौजी बनाओ, उनको हिम्मत दो। जो मंत्री लोग करते हैं कि उसको विरंगा बना, उनको चिंता से जो है, हम आरोग्य की चिंता से मुक्ति करते हैं लोगों को देने के लिए, इनको फौजी बनाओ, इनको अच्छा शिक्षण दो, और ज्येष्ठ नागरिक तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार है। विदर्भ में ऊर्जा निर्मित होती है, यहाँ पे बिजली बनती है और पूरे महाराष्ट्र में जाती है, लेकिन विदर्भ की जनता के लिए ही बिजली का दर बहुत ही महंगा है, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, इस देश में, इस महाराष्ट्र में कोई ऐसा नहीं है प्रशासन वाला, जो प्रशासकीय लोग प्रशासन चलाते हैं उनको, वो मुंबई के लोग तो नागपुर में कोई अधिकारी नहीं आते, कभी आईएएस अधिकारी नहीं आते, सेक्रेटरी नहीं आते, जनता किसको बताएंगी? आज महाराष्ट्र में, नागपुर में कोयला होता है, वीज होती है, सभी उत्पादन होता है, मॉइल है, कारखाने हैं, बड़े बड़े स्टील प्लांट है,
इतनी बड़ी विदर्भ की भूमि होने के बाद विदर्भ के इंडस्ट्रियल वाले को रेट ज़्यादा है, वो मुझे पूछते हैं कि साहब हमको उद्योग पुराता नहीं, एमएसपी का बिलक ज़्यादा आता है। दूसरी बात ऐसी कि एमएसपी ने करोड़ों रुपये खर्चा करके जो इलेक्ट्रिक के पावर स्टेशन चालू किए हैं, वहाँ जो कामगार कर्मचारी ऑफिसर नौकरी करता है, हमारा दादा थोड़े एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था एमएसपी में, पेंशन कितनी मिलती है? 1200 रुपये, 1200 रुपये, 1400 रुपये उनको पेंशन मिलती है। तो ये जो है जिन्होंने मंत्री के घर में वीज है, मंत्रालय में वीज है, देश में वीज है, मंदिर में वीज है, सभी कार्यालय में वीज है, ये वीज कौन पहुँचाता है? हमारा एमएसपी का कामगार पहुँचाता है। एमएसपी का कामगारों के वजह से सब लोग लाइट में रहते हैं। गर्मी के दिन में धूप काले में थोड़ा सा भी लाइट गई तो लोग बोलते हैं गर्मी हो रही, गर्मी हो रही। लेकिन इन कामगारों ने जो भारत का विकास किया है, महाराष्ट्र का एमएसपी के बारे में विकास किया है, उनको बिल भरने इतनी भी पेंशन नहीं मिलती एमएसपी का। फिर इसके तरफ किसी का ध्यान नहीं है। 1200 में बिल आता है, 2000 वो कैसा भरता होगा? लड़के बच्चे का हकल दे रहे हैं ज्येष्ठ नागरिक को। बहुत सी पेपर में बात आती है कि ज्येष्ठ नागरिक की अवस्था बहुत बुरी है। लड़के को इंडस्ट्रियल में 15-16 हज़ार पगार मिलता है, वो कहाँ से अपने पिताजी का माँ का उपचार देंगे? कोई सरकार के। इसलिए हमारी वो भी मांग है एमएसपी का बिल सभी ज्येष्ठ नागरिक को 50% माफ़ करो। मुझे पता है, मैं जो देश में जो कामगारों को मैंने बुटीबुरी का हॉस्पिटल जो है वो मेरे वजह से हुआ है। मैंने आवाज़ उठाया केंद्र सरकार में कि यहाँ एक अच्छा पॉश हॉस्पिटल होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो सोमवारीपेट का हॉस्पिटल था वहाँ कभी भी लिफ्ट गिर दी, एक्सरे मशीन गिरी, मशीनें नहीं थी। तो मैंने केंद्र सरकार में दिल्ली में आवाज़ उठाया था कि साहब यहाँ बुटीबुरी हमारी यह है इंडस्ट्रीज, वहाँ आवाज़ यहाँ एक अच्छा स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खोलना चाहिए कि जहाँ सभी रोगों का वहाँ इलाज होगा। तो केंद्र सरकार ने, श्रम मंत्री ने वहाँ जगह देखी, जगह नहीं थी, मंत्री ने कैंसिल कर दिया था कि इतने कामगार नहीं। हम कामगारों को जुड़ा के आज 2 साल हो गए हैं, वहाँ का काम चालू हो गया बुटीबुरी का। केंद्र सरकार ने जो पैसा दिया उससे काम चालू हो गया है, हमारे वजह से है। हमारा केंद्र सरकार ने सत्कार किया है, केंद्र सरकार के ईएसआई डिपार्टमेंट में दिल्ली में नागपुर में मेरा सत्कार किया है। लेकिन मैं जो काम करने को जाता, मैं वहाँ का काम करने को गया, राजनीतिक लोगों ने बताया कि हमने किया। मैं विभाजन की जगह का काम करने को गया, राजनीतिक लोगों ने बताया कि हम कर रहे। मैं ज्येष्ठ नागरिक को न्याय मिलने को गया, राजनीतिक बोलते हमने किया। EPS 95 की जो योजना है उसमें अगर कर्मचारियों को 7,000 रुपये पेंशन नहीं मिलती है तो आपका आने वाला कदम क्या होगा? 10 साल में बहुत से लोगों ने मोर्चे निकाले, बहुत से संगठनों ने हमने मोर्चे निकाले, दिल्ली निकाले, लेकिन इस सरकार ने 10 साल में 1 रुपया भी पेंशन बढ़ी नहीं। जिसका उस टाइम 65 साल का एज था, जिसका 60 साल का एज था, वो आज 75 साल के 80 साल के हो गए। महंगाई बढ़ी ना, सभी बातें की। और महंगे के बढ़ने के बाद हमारे साथ 3 साल का एग्रीमेंट करते थे, भैया 3 साल में 1000-2000 लो, बाद में 1000-2000 देंगे, वो भी कुछ किया नहीं। गंभीर है। ये एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम की जो पेंशन ले रही है वो गलत है। मैं तुमको आंकड़ेवारी बताता हूँ। इस पेंशन की, भैया इस पेंशन के देश में 70 लाख लोग हैं, उसमें से 9 लाख लोगों को, 9 से 10 लाख लोगों को 1000 के नीचे पेंशन मिलती है। महाराष्ट्र में 4.5 लाख लोग ऐसे हैं जिनको 1000 के नीचे पेंशन मिलती है। अरे मंत्री का गांव में है ना, हमारे अभी मुख्यमंत्री थे अपना शिंदे साहब, एकनाथ जी शिंदे साहब, उनके गांव में, ठाणा में, मुंबई में 40-40 हज़ार लोग हैं जिनको पेंशन को मिलती थी। नागपुर में हमारे गडकरी साहब मंत्री है, आमदार है, ये मुख्य देशमुख, ये फडणवीस साहब है, मंत्री है। यहाँ 50,000 लोग ऐसे हैं कि जिनको 1000 के नीचे पेंशन मिलती है। महिलाओं ने घर कैसा चलाया? तो इसके लिए ये 10 साल में किसी ने आवाज़ नहीं उठाया। और ये कर्मचारी का आखिरी में कोई वालिद नहीं दे रहा, पेंशन वाले को कम से मर रहे वो लोग, भाई लोग। तो भी हम आवाज़ उठा रहे हैं देश में सरकार से, लेकिन सरकार बुलाती नहीं, कोई खासदार आमदार बुलाता नहीं है। ये भारत में अभी 10 साल में गलत पद्धत आई है। हमने कई बार अगर सरकार मुख्यमंत्री का लेटर दिया है, अगर सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो आप क्या करने वाले हैं? देखो अभी हमारी केंद्र सरकार, केंद्रीय यूनियन जो है, इंटक है, बाकी है कम्युनिस्ट वालों की है, सभी जो इंटक है, रेलवे संगठन है, ये हमारा संगठन है, रेलवे बड़ा संगठन है हमारा, सभी स्टेट गवर्नमेंट का है। हमारा अशोक दगड़े महाराष्ट्र की यूनियन चलाता है हमारा साथी, नागपुर का एक पदाधिकारी महाराष्ट्र का यूनियन चलाता है, और तुम नागपुर के मंत्री
नागपुर के मंत्री, नाग के आमदार, नाग के उपमंत्री ये सादा लोगों का काम नहीं कर सकते? हमारे ट्रेड यूनियन में से थे ना, आज यहाँ अशोक दगड़े आए थे, उन्हें भाषण दिया। देश में इतना पैसा है ये भारत देश में कि भारत देश का यदि लोगों के पास का, खासदार आमदारों के पास का पैसा उत्पन्न किया, उद्योगों का पैसा दर दिया, तो इस देश पे सरकार इन लोगों को पेंशनवार दे सकते हैं। इसलिए मैंने अर्थ मंत्री जी को बोला कि मुझे चर्चा को बुलाओ। हम बड़े आदमी नहीं है, हम राजनीतिक नहीं है, हम राजकारण के नहीं है, हम तो सभी लोगों का स्वागत करते हैं इस देश पे। स्वागत करने के बाद लेकिन तुम जनता की तो सुनो। मतदान जब होता है तब तुम लोगों के घर घर घूमते हैं, मतदान दो, हाथ पाँव जोड़ते हैं, चुन के आने के बाद जनता की तरफ ख्याल नहीं।